तो माननीय नरेंद्र मोदी ये कह देंगे कि मैं तो भारत का तानाशाह और छुट्टी फौज मेरे अधीन जाओ सर, तो उसी दिन इस प्रदेश का सत्यानाश हो गया था जिस दिन दुष्यंत सिंह ने बीजेपी का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर एमएसपी खत्म होता है तो सबसे पहले त्याग पत्र मैं दूं। कौन दुष्यंत सिंह की बात पे विश्वास करेगा? ये तो ये भी कहता था शराब नहीं बिकी, ये तो ये भी कहता था कि धान घोटाला नहीं हुआ, ये तो ये भी कहता था कि रजिस्ट्री घोटाला नहीं हुआ, ये तो ये भी कहता था शराब घोटाला नहीं हुआ। दुष्यंत का ये कहना है, उन्होंने दावा किया है कि अगर विपक्ष साबित कर दे कि कहीं एक पैसे का भी घोटाला हुआ है तो उसी टाइम इस्तीफा दे देंगे। 3 पार्टनर थे, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, वो पूछो दुष्यंत सिंह से जाकर के। 2 पार्टनर जेजेपी के हैं। हाल ही में डीपीआरओ का रिजल्ट घोषित हुआ है जिसमें 10 लोगों का चयन हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी बू आ रही है। जो काबिल और विद्वान पत्रकार साथी थे, जो जर्नलिज्म का भी डिप्लोमा था, जिनका कई वर्ष का एक्सपीरियंस था, उनको छोड़ दिया गया। इससे ये साबित हो गया है कि इस सरकार में पर्ची भी चलती है और खर्ची बहुत ज्यादा चलती है। बीजेपी आप पर यह आरोप लगा रही है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों को गुमराह कर रहे हो। 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यसभा में मार्शल अंदर घुसा दिए गए। दुष्यंत चौटाला और तमाम बीजेपी के ही तमाम बड़े नेताओं की बात करें, वो लगातार जांच की मांग करें। वो कहते हैं लाठीचार्ज नहीं हुआ, तो दुष्यंत सिंह क्यों कुर्सी के चिपटा बैठे हैं? इस्तीफा दे दो। अगर किसानों के प्रति इतनी हमदर्द है, जेजेपी के लोग उसका समर्थन कर दिए, सरकार अपने आप गिर जाएगी। नमस्कार, बिंदास हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। किसानों से जुड़ा हुआ बिल जो राज्यसभा में पारित किया गया, उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को और तमाम देशवासियों को बधाई दी। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, मुख्य विपक्षी दल की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बिल को, इस अध्यादेश को किसानों के लिए काला कानून करार दिया और कहीं ना कहीं इसको लेकर काफ़ी जगह विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश साहण मेरे साथ मौजूद है। साहण साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा पर। धन्यवाद जी। सर, जैसा कि आप लोग किसानों से जुड़े हुए बिल का लगातार विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी आप पर यह आरोप लगा रही है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों को गुमराह कर रहे हो। देखिए, बीजेपी के कहने से कुछ नहीं बनता। बीजेपी के ऊपर लोगों का विश्वास उठ चुका है। आज जिस तरीके से राज्यसभा में ये नंगा नाच हुआ है, 70 साल के प्रजातांत्रिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जबरदस्ती वॉइस ऑफ वोट से बिल पास कराया गया हो। इतना महत्वपूर्ण बिल, जब विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी डिवीजन मांग रही थी कि भाई वोटिंग कराओ, और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल समेत अकाली दल जो उंगली कटा करके शहीद होना चाहते हैं, उस वक्त श्रोमणी अकाली दल के जो 3-4 सांसद हैं, उन्होंने खड़े होकर के क्यों नहीं कहा कि इसकी वोटिंग कराओ, पता लगे कौन किसके पक्ष में है। ये योजनाबद्ध तरीके से एनडीए ने जिस तरीके से राज्यसभा के अंदर नंगा नाच किया है, तो आज भारतीय जनता पार्टी से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश की जेजेपी से प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप लोगों की वजह से आज भारतवर्ष में, आज भारतवर्ष का आज का दिन हमारे इतिहास में काला दिवस के नाम से जाना जाएगा। 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यसभा में मार्शल अंदर घुसा दिए गए और मेंबर पार्लियामेंट को अपमानित किया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई। ये तो डंडे के बल पर, ये तो एक किस्म का ये हो गया कि जो ये बात कहते हैं ठीक है, तानाशाही है। फिर तो कल को माननीय नरेंद्र मोदी ये कह देंगे कि मैं तो भारत का तानाशाह और छुट्टी फौज मेरे अधीन जाओ सर, ऐसे नहीं चलेगा। हर मतदाता ने आज की कार्रवाई की निंदा करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि कांग्रेस तो वैसे ही कर रही है, चलो कांग्रेस तो वैसे ही कर रही है, ये तो जो आंदोलन है तो किसान संगठनों का है। इसमें किसान संगठनों में सभी दलों के लोग रहते हैं, एक किसान संगठन से इसका विरोध तो करवा दो। सर, जैसा आपने कहा कि ये काला कानून के नाम से यानी कि काला दिवस के नाम से जाना जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ये कह रही, जब आपकी कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और हरियाणा में भी, तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो आपकी तरफ से भी यही बिल लाया गया था, जिसका जो बीजेपी उस समय के, अगर हम विपक्षी दल की बात करें, जो विपक्ष के नेता थी सुषमा स्वराज, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। तो वही चीज़ें आज फिर लाई जा रही है, तो आज आप विरोध कर रहे हो। जिस साथी ने आपको ये बात कही है, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने, या तो वो शरारती है या उनको बुद्धि इतनी है। जब कांग्रेस की तरफ से आया था उसमें एमएसपी थी। हम क्या कह रहे हैं, हम बिल के विरोध में नहीं हैं, हम ये कह रहे हैं कि 3 ऑर्डिनेंस जो 3 बिल पास किए, तो बिल बन गए, इसके साथ साथ एक चौथा बिल और पास करो
उसमें एमएसपी हो, उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस एग्रीकल्चर है उसके अंदर ये हो कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्टर और खेती का मालिक उसके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसकी ट्रायल कहाँ हो, वो जुडिशियल ट्रायल होनी चाहिए, नॉट एसडीएम के अधीन। एसडीएम के अधीन ट्रायल होगी तो जो कॉन्ट्रैक्टर हो तो अपना प्रभाव का इस्तेमाल करके किसान को दबा देगा। तीसरा ये उसमें आना चाहिए प्रोविज़न कि जो एमएसपी से नीचे खरीदेगा उसमें सजा का प्रावधान हो। ये तीन चीज़ का बिल ले आओ, हम कहाँ विरोध कर रहे हैं। आपने एमएसपी की बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि एमएसपी इसमें ख़त्म नहीं होगा, एमएसपी लगातार जारी रहेगा। और यहाँ तक कि हम उप मुख्यमंत्री की बात करें दुष्यंत चौटाला की, उन्होंने कहा कि अगर एमएसपी ख़त्म होता है तो सबसे पहले त्यागपत्र मैं दूंगा। उन्होंने कहा ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। मेरे ख्याल में इसकी पार्टी वैसे ही टूट जाएगी। इसको ज्ञान तो है नहीं किसी बात का। एमएसपी आज कौन कह रहे आज टूटेगा? वे बिल क्यों नहीं बनाते? जब 3 ऑर्डिनेंस आए वो बिल में कन्वर्ट हो गए तो ये कानून क्यों नहीं बनाते कि एक चौथा ऑर्डिनेंस लिया एक बिल पास कर दो, हम मान जाएंगे। दुष्यंत सिंह से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, इसके अंदर ये 2 लाइन लिख देते तो क्या फर्क पड़ता था? नीयत खराब है। और कौन दुष्यंत सिंह की बात पे विश्वास करेगा? ये तो ये भी कहता था शराब नहीं बिकी, ये तो ये भी कहता था कि धान घोटाला नहीं हुआ, ये तो ये भी कहता था कि रजिस्ट्री घोटाला नहीं हुआ, ये तो ये भी कहता था शराब घोटाला नहीं हुआ। इनके कहने से कुछ बनता है? जनता ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, निगलेक्ट कर दिया है। अब मैं इस डिप्टी चीफ मिनिस्टर की ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता। अब ये तो कहते हैं ना राजनीति में बिल्कुल जनता इस पर विश्वास ही नहीं करेगी, इसके कहने से कुछ नहीं बनता। ना मैं इसकी बात का कोई जवाब देता जिसको ज्ञान ही नहीं, सिर्फ धोखा देना ही ज्ञान है। आपने तमाम घोटाले गिनाए, बिंदास हरियाणा पर दुष्यंत चौटाला से हमने ये सब क्वेश्चन किए तो उन्होंने कहा कि जितनी भी गड़बड़ियां पाई गई वो हमने खुद नोट की और खुद उनकी जांच कराई। विपक्ष जहां आरोप लगा रहा है, अगर आप दुष्यंत का ये कहना है, उन्होंने दावा किया है कि अगर विपक्ष साबित कर दे कि कहीं 1 पैसे का भी घोटाला हुआ है तो उसी टाइम इस्तीफा दे देंगे। मैं अभी कर देता हूँ 5 मिनट में। एक श्री बालाजी राइस मिल है कुरुक्षेत्र के अंदर, आपके माध्यम से मैं दुष्यंत को बताना चाहता हूँ, इस विभाग का इंचार्ज है। 3 बार फिजिकल वेरिफिकेशन उसकी हुई तो उस वक्त ये कहा गया कि यहाँ धान पूरा है। चौथी बार में 3 पार्टनर थे, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, वो पूछो दुष्यंत सिंह से जाकर के। 2 पार्टनर जेजेपी के हैं, 1 पार्टनर साधारण किसान था। उन 2 पार्टनरों ने मिलकर के 8 करोड़ 80 लाख रुपए का धान जब बेच दिया, खरीदा ही नहीं। और उसके अंदर जो गेट पास है, स्कूटर पे कभी धान की बोरी आ सकती है? तो वो किसने पकड़ा है? वो हमने पकड़वाया है, हमने शोर मचाया है, हमने उसकी कंप्लेंट की है और वो आज एफआईआर दर्ज है। दुष्यंत सिंह जनता को जवाब दो। सारण साहब, बिल का जैसे आप लगातार विरोध कर रहे हो, आखिर आगे की कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति रहेगी इस बिल को लेकर? कांग्रेस ने तो कल, आपको याद होगा, 2 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा महामहिम राज्यपाल जी से उनके साथ विधायक साथियों को लेकर के मिले थे और कांग्रेस के सभी विधायकों ने मांग की कि भाई अर्जेंट सेशन बुलाओ और इस सेशन में हम रेजुलेशन लेकर के आएंगे। इसमें भी अभी ये बिल तो पास हो गया, महामहिम राष्ट्रपति जी कर देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति जी को जब लोकसभा और राज्यसभा के पास होकर के जाएगा तकरीबन कानून बन जाएगा। मगर ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संघीय ढांचा में जो कृषि है ये स्टेट मैटर है। अगर स्टेट इसका विरोध कर देगी तो हरियाणा में लागू नहीं होगा। जैसे कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने असेंबली बुला करके उनका सर्वसम्मत से विरोध कर दिया, ऐसे ही मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हम विधानसभा में रेजुलेशन लेकर के आएंगे, उस रेजुलेशन पे अगर दुष्यंत सिंह किसानों का या मजदूर का या व्यापारी का हमदर्द बनना चाहता है या बार बार चौधरी देवीलाल की बात कह करके लोगों को बरगलाना चाहता है, ये तो कहता हूँ कि ये तो उनके नाम के ऊपर कलंक है जी। किसानों पर लाठियाँ पड़ रही और ये चंडीगढ़ की कोठी में सो रहा और नेता प्रतिपक्ष सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को कह रहा कि निहत्थे किसानों को ऐसे मत मारो, इनको रैली करने की इजाज़त दो। आप उनसे एक बात तो पूछियो कि किसान रैली करें, कोरोना आ जाए, कल हम धरना देंगे। आज ही चिट्ठी आ गई कि कोविड-19 के तहत आप लोगों ने डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, नहीं तो आपके ऊपर एनडीआरएफ के कानून के तहत पर्चा दर्ज कर दिया जाएगा।
ये बड़ौदा में जाते हैं जेजेपी के और बीजेपी के नेता, इन पे तो कोई पर्चा दर्ज नहीं, सारे कोरोना ग्रस्त हो चुके हैं, सारा बड़ौदा का इलाका इन्होंने कोरोना से बीमारी की इतनी महामारी फैला दी है, तो इन पे कोई पर्चा दर्ज नहीं। क्या जुल्म हो गया था अगर ये पीपली के अंदर किसान संगठन इकट्ठे हो रहे थे, वो अपनी बात कहने का उनको हक है, विरोध करने का उनको हक है, लेकिन लाठियों से दबाने का तो हक नहीं है सरकार का। बिल्कुल, जहां आपने लाठियों की बात की, पीपली का आपने जिक्र किया, पीपली प्रकरण का, तो कहीं ना कहीं सरकार के मंत्रियों में और जो उन्हीं के विधायक हैं या फिर उनके सहयोगी है, कहीं ना कहीं इसमें भी दो राही बातें नजर आ रही है। जो गृह मंत्री अनिल विज है वो कह रहे हैं कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ और कोई आदेश नहीं दिए गए। जब लाठीचार्ज ही नहीं हुआ तो जांच किस बात की? लेकिन फिर भी दुष्यंत चौटाला और तमाम बीजेपी की ही, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या तमाम बड़े नेताओं की बात करें, वो लगातार जांच की मांग कर रहे हैं। मैं ये जो सरकार बनी है ना, ये दो तरह के लोग इस सरकार में आ गए हैं। एक तो अकंठ अहंकारी, बिल्कुल जिनमें घमंड है, अहंकार है। दूसरे दगाबाज, धोखेबाज, जो जेजेपी के नेता हैं। सबसे पहले तो उसी दिन इस प्रदेश का सत्यानाश हो गया था जिस दिन दुष्यंत सिंह ने बीजेपी का समर्थन किया। एक गांव में कहावत है, रागनी चल रही थी, पुराने जमाने में सांग चलते थे ना, और एक सांगी था फूड, मैं नाम नहीं कहना चाहूँगा, फूड गाया करता, महिलाएं भी सुनती थी। तो जब वो फूड गाने लगा तो एक किसान परेशान होकर के लाठी लेके खड़ा हो गया। उसने सोचा भाई अब तो तेरी पिटाई करेगा, ये तो लाठी ठा ली, तने फूड बकिया है। तो बोला भाई गलती होगी, बोला भाई तन्ने नहीं कुछ कंदे, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जिसने तेरे को इस मंच पे ले आया है। बीजेपी तो अहंकारियों की थी, जनता आज दुष्यंत सिंह को ढूंढ रही है जिसने जनता के साथ दगा करके, धोखा करके बीजेपी को सत्तासीन किया है। तो ये सारे मामले में विरोधाभास तो होगा, अहंकार है उनमें। वो कहते हैं लाठीचार्ज नहीं हुआ, तो दुष्यंत सिंह क्यों कुर्सी के चिपटा बैठा है? इस्तीफा दे दो। अगर किसानों के प्रति इतनी हमदर्द है, मजदूर के प्रति इतनी हमदर्दी है, तो रिजाइन क्यों नहीं करता? और मैं कहता हूं जो हम रेजुलेशन लेकर के आएंगे, जेजेपी के लोग उसका समर्थन कर दिए, सरकार अपने आप गिर जाएगी, बिल रिजेक्ट हो जाएगा, स्टेट नहीं मानेगी। अगर ये कोई स्टेट मैटर है, स्टेट नहीं मानेगी ना, हमारा वही पुराना ढांचा चलेगा। जेजेपी की आपने बात की सारण साहब, जेजेपी में जो बाकी इनके विधायक हैं, चाहे हम राम कुमार गौतम की बात करें, उनका बयान आपने लगातार पहले भी सुना होगा, नाराजगी वो काफ़ी बार जाहिर कर चुके हैं। देवेंद्र सिंह बबली ने भी बिंदास हरियाणा से बातचीत की थी, तो उन्होंने भी कहा कि वो सरकार की कार्यप्रणाली से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उसके साथ साथ देखने को ये भी मिला, जो बरवाड़ा से इनके विधायक है जोगीराम सिहाग, वो भी कहीं ना कहीं आज किसानों के साथ खड़े नजर आए और उन्होंने कहा कि मैं इन तीनों अध्यादेशों के खिलाफ हूं और ये बिल्कुल गलत है, अगर इस्तीफा देना पड़ा तो मैं भी इस्तीफा दूंगा। उन्हीं की पार्टी के लोग हैं, गठबंधन में सहयोगी है, उन्हीं के विधायक इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि दुष्यंत सिंह तो सत्ता के नशे में, चांदी की सिक्कों की चकाचौंध में, धन का प्रलोभन को देख करके इस बिल्कुल आंख नीचे बैठा है। मैं कहता हूं कि शायद इस हरियाणा प्रदेश बनने के बाद सबसे घृणित को जनप्रतिनिधि जो आज है, उनमें से दुष्यंत सिंह का नाम 1 नंबर पे लिखा जाएगा। घृणित, गुस्सा तो हो सकता है, ये घृणित हो चुका है। सारण साहब, अभी हाल ही में डीपीआरओ का रिजल्ट घोषित हुआ है जिसमें 10 लोगों का चयन हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जो काबिल लोग थे या फिर यूं कहें जो उस पोस्ट के लिए विजिबल थे, कहीं ना कहीं उन लोगों को अनदेखा करके जनरल कोटे पे भी डाका डाला गया और ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं चयन किया गया जिसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी बू आ रही है। इस मामले को आप किस प्रकार देखते हो? देखिए, मैंने तो आज से 3 वर्ष पहले असेंबली का रिकॉर्ड देख लो, मैंने उस वक्त भी ये मामला उठाया था कि बीजेपी की सरकार में नौकरियां बिक रही हैं। चोर कौन होता है? जो पहाड़ पे थे, ठीक है ना। सब कहते थे उस राज्य में नौकरी बिके, उस राज्य में नौकरी बिके। अगर नौकरी बेचते हुए पकड़े गए, रेड हैंडेड पकड़े गए, एसएससी का चेयरमैन से लेकर के मेंबर से लेकर के कर्मचारी तक, तो वो इस गवर्नमेंट में पकड़े गए। ये बार बार मनोहर लाल जी एक बात कहते थे कि पर्ची और खर्ची बंद होगी। खर्ची तो कर दी 10 गुना, पर्ची की जरूरत ही नहीं, जब खर्ची बढ़ गई तो पर्ची की जरूरत क्या पड़ेगी। आज जिस तरीके से डीपीआरओ लगाए, मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ। पहली बार तो यह कि जब डीपीआरओ लगता है, डीपीआरओ की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है प्रजातंत्र प्रणाली में, क्योंकि जिला का डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन अफसर है, वो पब्लिक से उसका रिलेशन कैसा, सरकार से उसका कैसा है, वो बहुत विद्वान और इंटेलिजेंट व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन मुझे भी यही खबर मिली है कि इन लोगों ने
बैक डोर एंट्री करवा करके ऐसे लोगों को ले लिया जो यहाँ इतने काबिल नहीं थे, और जो काबिल और विद्वान पत्रकार साथी थे, जो जर्नलिज्म का भी डिप्लोमा था, जिनका कई कई वर्ष का एक्सपीरियंस था, उनको छोड़ दिया गया। तो इससे आज जो ये अभी रिजल्ट आया है डीपीआरओ का, इससे ये साबित हो गया है कि इस सरकार में पर्ची भी चलती है और खर्ची बहुत ज़्यादा चलती है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ जयप्रकाश साहण, जिनका साफ साफ कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं जो पारदर्शिता है उसका सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा है। पर्ची और खर्ची लगातार जयप्रकाश साहण के अनुसार अभी भी सरकार में लगातार चल रही है। इतना ही नहीं, कृषि जो बिल बना है किसानों से संबंधित, उनका कहना है कि कांग्रेस लगातार इसका विरोध जारी रखेगी, और कहीं ना कहीं एमएसपी के मुद्दे पर कांग्रेस का जो रुख है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार अटूट और किसानों के साथ ही हमेशा खड़े नजर आते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।